लोग नहीं बैठे हैं, बल्कि नेतन्याहू भी कहीं पर छुपा है। अलबत्ता हम कुछ रिमार्केबल बातों की जरूर बात करेंगे कि जिन मिसाइलों से ईरान ने हमला किया है, उसने ये दावा किया है कि ये अदृश्य हैं, यानी स्टेल्थ हैं, जिनको पहचान ही नहीं पा रहा है। हमने उन मिसाइलों से हमला किया है। अगर ये हमला उन मिसाइलों का है और अगर ये नहीं पहचान पा रहा है, तो सूरत हाल आप समझ सकते हैं कि इस वक्त क्या बनी होगी इजराइल की। और इजराइल को लेकर जो चिंता बनी है वो क्या है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। ये जो चिंताएं हैं वो आनन फानन में भागे हैं, और आनन फानन में भागने के बाद अपनी कोर टीम के साथ मीटिंग की है। मीटिंग करने के बाद जो दावा किया गया है, जो खौफनाक दावा किया है यहाँ पर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने, वो ये है कि यानी युद्ध को रोकने से कहीं ज्यादा बड़ा मिशन है कि ईरान को हर हालत में हर तरह के परमाणु रहित करने तक युद्ध किया जाएगा। यानी यहाँ पर युद्ध का ऐलान किया है, ना कि शांति की बात की है। तो ट्रंप का ये रूप अपनी टीम से मिलने के बाद क्यों ऐसा हो गया है, ये इसे थोड़ा सा हम मेरे ख्याल से डिटेल में हमें समझना भी चाहिए, और ये हमको समझना भी पड़ेगा कि आखिर क्यों, जिस तरीके से मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया, जिस तरह अ, अब इसमें एक कुछ बड़ी बातें भी हम लोग करने वाले हैं दोस्तों। ये हमला तो वो है जो हमने दोपहर भी दिखाने की आपको कोशिश की थी। इस तरह के हमले कई जगहों पर ईरान ने किए हैं, और अभी जो नई लहर जब हम बात कर रहे हैं, इससे पहले एक नई लहर नई मिसाइलों की लॉन्च कर दी गई है ईरान की तरफ से। ईरान का दावा है कि अब ये जो मिसाइल लॉन्च की गई है, इनको इजराइल नहीं रोक पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये मिसाइल नहीं रोक पाएगा, हमले होंगे, मगर नुकसान कितना होगा। तो नुकसान की सूरत हाल को समझने के लिए दोस्तों हमें ये भी समझना पड़ेगा कि मोसाद कोई बहुत बड़ी सफल एजेंसी नहीं है। अलबत्ता मोसाद का नाम लेकर जो गेम खेलती है, जो बड़े गेम करती है, वो एजेंसी माफ करना मोसाद नहीं है, बल्कि मोसाद के आड़ में छुप के जो एजेंसी काम करती है, उस एजेंसी का नाम MI6 है। ये आप लोग जानते हैं। और इस देखिए, एजेंसी में मुझे थोड़ा दिखाई कम दे रहा है इसमें कि आपके कमेंट क्या आ रहे हैं, शायद स्क्रीन थोड़ी लार्ज है। यहाँ दोस्तों मैं अपनी बात को खैर मुकम्मल करने की कोशिश करता हूँ कि मोसाद ने असफल ऑपरेशन बहुत किए हैं, और MI6 ने इसके ऑपरेशंस को डिजाइन करके इसके पीछे छुप के अपने काम को अंजाम दिया है। यहाँ ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्या इनका असफल रहा है और क्या MI6 का सफल रहा है, और उसका सफल क्यों रहता है। देखिए, मोसाद जब अपने एजेंट्स का इस्तेमाल करती है, फंड करती है, इन तमाम चीजों को ईरान ने हैक किया और बहुत सारे इनके डाटा को टेराबाइट्स में जो है वो लीक किया, और क्रैक करके ये चेक कर लिया कि ये क्या क्या कर सकता है। जिसमें मैंने एक उन्वान दिया है, टाइटल दिया है, वो सैमसन की बात में कर रहा हूँ, सैमसन विकल्प। सैमसन विकल्प जो है बेसिकली बाइबल का एक कोट है। वो एक पूरी तरह से जो फिलिस्ती होते थे, पहले वो फिलिस्तीनी अब कहते हैं, पहले फिलिस्ती कहा जाता था, उन पर पूर्ण विजय प्राप्त करने के लिए इस मिशन को, और बाद में इसको कोट किया गया था कि ये एक तरह से कयामत जैसा होगा। तो 400 वारहेड बना रखे हैं इसराइल ने, और इनको वो सिर्फ ईरान पर लॉन्च करने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के कई शहर, कई इलाके इनके निशानों पर है, जिन्हें ये उड़ा सकते हैं। ये कहते हैं इसको सैमसन विकल्प। तो दोस्तों, ये जो एक पहली बार इतना बड़ा दुनिया देख रही है कि इजराइल के पास परमाणु हथियार हैं। शायद CIA ने, ट्रंप की टीम ने, उनकी एजेंसी ने, तुलसी गबार्ड ने क्लियर कर दिया है कि ईरान के पास परमाणु वारहेड नहीं है, हथियार नहीं है।
अब ट्रंप का उसके बावजूद ये कहना कि तुलसी गबार्ड क्या कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, एजेंसी क्या कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, दरअसल मुझे किसी भी सूरत में परमाणु रहित ईरान चाहिए और इस वक्त पूरे ईरान के आसमान पर मेरा कब्जा है। ये दावे जो है किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ, एक तरफ तो ये दावे किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि दूसरी तरफ ईरान अपने हमले जारी रखे हुए है। हालांकि इजराइल ने मीडिया को कंप्लीटली बैन करके अब वहां से अंदर से कोई खबर नहीं आ रही है, और जो खबर आ रही है वो उस तरह की खबर है कि जो एसेट होते हैं या जो कुछ कहीं से गाजा के लोग या हिजबुल्लाह के लोग या उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो किसी तरह से वीडियो पहुंचाते हैं तो वो वीडियो ही आ पा रही है। बाकी सब वीडियो जो तबाही मचाई है ईरान ने वो सब बैन कर दी गई है। यहाँ अपने लोगों की सूरत हाल लोगों को वो दिखाना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो इस युद्ध को एस्केलेट करना चाहते हैं परमाणु वार तक। ये बात, खैर ये विश्लेषण का समय नहीं है कि मैं इस बात का विश्लेषण करूं कि किस तरीके से इन्होंने ये प्लान किया था और किस तरह दुनिया को, ये तो हम कई बार कर चुके हैं। फिलहाल हम युद्ध के हालात में रहते हैं, बहुत ज्यादा विश्लेषण नहीं करते। हम उन्हीं बातों पे इस वक्त डिस्कशन करते हैं जो बयान दिए जा रहे हैं। यहाँ आईआरजीसी के कमांडर की तरफ से वादा कर दिया गया है कि हम दुश्मन को ऐसा जवाब देंगे कि वो उसको सारी बातें वो भूल जाएगा और भूल जाए कि हमने कोई युद्ध विराम की बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहरहाल हम जो है एक ऐसा जवाब तुम्हें देने जा रहे हैं जो इस बार और नई किस्म की जो उन्नत मिसाइलें आएगी उनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। ये धमकी दी गई है जो है ईरान की आर्मी की तरफ से। सबसे बुरी शब्दों का जो इस्तेमाल किया जा रहा है इस बार दोस्तों वो ये है कि ट्रंप ने ये तमाम अपनी भाषणबाजी करते वक्त, ईरान को खत्म करते वक्त एक चीप शब्द का इस्तेमाल किया है। उसमें उसने कहा है कि हमें पता है आयतुल्लाह खमेनी कहाँ छुपा है मगर हम उसे नहीं मारेंगे। यानी ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक तरीका है, या इस साइट का इस्तेमाल करके, इन शब्दों का इस्तेमाल करके कि हमने तुम्हारे सभी जो कमांडर्स थे वो मार दिए हैं और तभी सभी लीडर्स जो पूरे गल्फ में थे उनको हमने खत्म कर दिया है और तुम कहाँ छुपे हो ये भी हमें पता है, हम तुम्हें मार सकते हैं मगर हम तुम्हें नहीं मारेंगे। ये बात कहने का मतलब है कि जो ईरान की फोर्सेस हैं उसका मनोबल तोड़ना है। जो वो एक आंदोलन चाहते हैं, बल्कि एक बंटवारा चाहते हैं ईरान की जनता के अंदर, ये उस बंटवारे को एड्रेस किया जा रहा है कि यानी इजराइल और अमेरिका के रडार पर जो है वो पूरी तरह आयतुल्लाह खमेनी साहब हैं और वो तब तक हैं जब तक उनका रहमो करम है, वो जब चाहे इनको भी मार सकते हैं। दोस्तों, एक सवाल यहाँ ये भी बनेगा कि ये क्या आयतुल्लाह खमेनी साहब को जो है वो इसी काम के लिए उन्होंने छोड़ा है कि क्या उसका जो ईरानी जनता है, जो नेशनलिस्ट जनता है या फिर जो कुछ लिबरल जनता है या फिर जो कुछ आजादी चाहने वाली जनता है, किसी तरह के आजाद ख्याल, मतलब जो इस्लामिक लॉ वहां पर लागू है उससे छुटकारा पाने वाली जनता, इसके बीच में एक तिफरका डाला जाए और इनको आपस में लड़ाने की या इनके मनोबल को गिराने के लिए और फौज में बंटवारे के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। ये एक साइकोलॉजिकल वारफेयर का तगड़ा हमला है जिसमें नेतन्याहू की तरफ से भी कहा गया कि हाँ हमें पता है हम नहीं उनको नहीं मारेंगे, और ट्रंप की तरफ से इसको वाजे किया गया कि हमें पता है हम उनको नहीं मारेंगे। तमाम हानिया से लेके हसन नसरुल्लाह से लेके सभी लीडरों को इन्होंने जो है समाप्त कर दिया, सिरेवार से लेके सभी को समाप्त कर दिया। और अब जो ये अपनी इस नई वारफेयर में जिस बात की चर्चा कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से काफी खतरनाक है। अब हम आ जाते हैं इस वार को लेकर दो बातों, एक तो होगा ब्रिक्स और यूरेशिया, या इसको ग्लोबल साउथ में कहूं तो ग्लोबल साउथ का के लिए इस वार की क्या अहमियत है और ग्लोबल साउथ के अलावा जो ईरान के फ्रंट पर जो लड़ी जा रही है जंग उसकी अपने आप में क्या अहमियत है, हमें ये भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। दोस्तों, पहले हम इस बात को कर लेते हैं कि अगर ईरान ये जंग हार जाता है तो ग्लोबल साउथ ये जंग हार चुका होगा और फिर यहाँ कोई लीडर, कोई बादशाह, कोई प्रधानमंत्री
इजराइल और अमेरिका के सामने कान हिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। ग्लोबल साउथ में चीन भी आएगा, इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, पूरा ओशियान का इलाका, भारत और आपका बांग्लादेश, ये बहुत सारी एक पूरा का पूरा इलाका है। इस वक्त ब्रिक्स का जो एक किनारा या बाउंड्री लाइन आप कह सकते हैं, वो ईरान है। अगर ईरान ब्रिक्स में काफी लीड कर रहा था, और ब्रिक्स में अगर ब्रिक्स के मुहाने पर ब्रिक्स की हिफाजत के लिए अगर कोई बाउंड्री लाइन है तो वो ईरान है। अगर ईरान की बाउंड्री लाइन को आराम से रशिया, चाइना, ब्रिक्स हारने देते हैं तो फिर ये ग्लोबल साउथ पर पूरी तरह से पूर्ण रूप से कब्जा जो है वो इजराइल का हो जाएगा। इजराइल का इसलिए कह रहा हूं कि इस वक्त अमेरिका भी, जो खबरें सामने आई हैं, जो डाटा सामने आया है, वो डाटा जो ईरान ने हैक किया था, जो निकाला था, उस डाटा के अंदर और कई रशियंस एनालाइजर्स के अंदर जो कुछ इकट्ठा करके घोल मिलकर मैंने जो देखा है, उसमें मुझे ये पता चला है कि पूरा का पूरा पेंटागन, ट्रंप चाहे तो भी, ट्रंप ना चाहे तो भी, इस वक्त इसराइल के कब्जे में है। और यही पेंटागन के कब्जे की वजह से नेतन्याहू अमेरिका जैसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति को धमकी देता है, उसकी इज्जत नहीं करता, उसकी बात नहीं मानता, बल्कि अपनी बात मनवाता है। तो उसमें दम जो है वो हथियार लॉबी के फंड पर चलने वाली एजेंसियां, एसेट्स और मोसाद और दूसरी एजेंसियां मिलकर, जिन्होंने MI6 माफ करना, CIA को भी एक तरह से ओवरशैडो करके कंट्रोल कर रखी है चीजें। यही वजह है कि इन तमाम चीजों को अपनी ग्रिप बनाने के कारण इसराइल जो कि ईरान के मिसाइलों को वो नहीं रोक पा रहा है, हमला नहीं रोक पा रहा है। सोचिए अगर ईरान के पास चाइना या रशिया के 6th 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होते, उससे पहले से कोई इस युद्ध की तैयारी की होती, तो फिर इसराइल का क्या हाल होता, ये सोचने लायक है। हालांकि इसराइल में बहुत सारे बीच में पड़ने वाले देश जो मुस्लिम देश कहलाते हैं, वो सभी एक तरह से अभी तक इसराइल और अमेरिका का सपोर्ट कर रहे हैं। ईरान को के हथियारों को मारने के लिए अपने एयर स्पेस की जो वो जगह है वो दे रहे हैं, और उन्होंने बेस बनाने के लिए पहले से ही जगह दे रखी है या उन्होंने ले रखी है। तो कुल मिलाकर अकेले जो है ब्रिक्स के मोर्चे को संभाले हुए है ईरान, और ईरान अगर यह जंग हारता है तो ग्लोबल साउथ की हार होगी, और इसके बाद एक के बाद एक के बाद एक ये हार पड़ती चली जाएगी, और ग्लोबल साउथ को पूरी तरह से सरेंडर करना पड़ेगा इसराइल के सामने। ये कहानी सिर्फ या ट्रंप का ऐलान सिर्फ और सिर्फ ईरान को हराने का नहीं है। हालांकि ईरान की जीत में संशय क्या है दोस्तों? अभी तक संशय मेरी नजर में ये है बहुत क्लियरली कि ईरान के पास नए किस्म के मिसाइल हैं, मिसाइल जाकर अटैक करते हैं, मगर आप जानते हैं कि हर इजराइल की बिल्डिंग के नीचे एक शेल्टर हाउस बना होता है। वहां जगह जगह पर शेल्टर हाउस होते हैं जिन्होंने उन्होंने बाकायदा एक मजबूत कंक्रीट से बनाया है। उनको बंकर बस्टर मिसाइल के अलावा तोड़ना बड़ा मुश्किल होगा, और शायद ईरान के पास बंकर बस्टर मिसाइलें मौजूद नहीं है, क्योंकि बिल्डिंगों को ऊपर से गिराने पर इसराइल जैसे देश पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसराइल के तमाम लोग उन बिल्डिंगों के नीचे जो है बंकरों में रहते हैं जब युद्ध चलता है, या फिर देश छोड़कर भाग जाते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर ब्रिक्स का मुहाना, ब्रिक्स की बाउंड्री लाइन, ब्रिक्स की सुरक्षा बाउंड्री अगर चाइना और रशिया मानते हैं, या ब्रिक्स के देश मानते हैं, तो फिर इसराइल को मेरे ख्याल से बहुत जल्द, इससे पहले कि बहुत बड़ा हमला ईरान पर कर दिया जाए, जिसकी संभावना बनती जा रही है, जिसमें शमशन की बात कर रहा हूं, कि इस तरह हवा हवाई ऊपर ऊपर जो है हमलों को बर्दाश्त करके और काफी नुकसान सहन करने के बाद कोई ना कोई ऐसा मामला पैदा कर सकता है इसराइल कि वो परमाणु अटैक कर सकता है, और उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आधी दुनिया MI6 के कंट्रोल में है, और आधी दुनिया वाया पेंटागन जो है वो मोसाद के कंट्रोल में है। यहाँ ये MI6 की जो एजेंसी काम करती है, उसके पास छोटे मोटे लोग नहीं होते हैं। देशों के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, बहुत बड़े लेवल पर, बड़े ओहदों पर सब लोग होते हैं।
वो बड़े कायदे से अपनी चीजों को मतलब जो है कैलकुलेट करके चलाते हैं। इसी वजह से वो अदृश्य तौर पर अपनी ताकत को बनाए हुए हैं। अगर हम मोसाद की बात करें, वो छोटे से लेके बड़े से लेके सबको जो है वो मैनिपुलेट करते हैं, और उसकी सह एजेंसी के तौर पर जो है जो काम करती है वो अदृश्य तौर पर यही एजेंसी है जो वो काम करती है, MI6। अब दोस्तों बात बड़ी सीधी सी है कि ये सारी एजेंसियां मिलके काम कर रही है, CIA भी इनके साथ मिलके ही काम कर रही है, क्रूसेडर्स और जो जायनिस्ट जो है वो पूरी तरह से मिले हुए हैं। ट्रंप जो है वो ईरान पर हमला या कब्जा करना चाहता है कि नहीं चाहता है, या फिर इसमें जो वो अपनी चारों तरफ की टीम से घिरा हुआ है उसमें कोई गल्लू खारा जो है, गल्लू खारा कभी फिर समझाऊंगा, क्या गल्लू खारा करने के लिए वो खिचड़ी पका रहा है? क्योंकि ट्रंप ने अगर कोई बात अपनी टीम से मिलके कोई आदेश देना था या रोकना था, मुझे नहीं लगता कि G7 के सीट पर बैठे बैठे उसे अचानक उठकर भागना पड़ता और अचानक वो कोई इस तरह के हमले को शायद वो करवाने के बजाय रोकने के लिए जरूर गया होगा, क्योंकि ऑलरेडी ईरान के आसमान पर इजराइल के जहाज जो है वो उड़ रहे हैं, घूम रहे हैं और हमले कर रहे हैं। अभी भी गांव के देहात के इलाकों में भी आज भी हमले, अभी भी हमले कर रहे हैं जब हम बात कर रहे हैं। वो अलग बात है कि ईरान भी जो है इजराइल के ऊपर भारी हमले कर रहा है, भारी नुकसान पहली बार जो है इजराइल को हो रहा है। मगर इजराइल की तरफ से भी लगातार ईरान से कहीं ज्यादा बड़े हमले ईरान के ऊपर किए जा रहे हैं। इस सच्चाई को नकारने से कुछ नहीं होगा। अलबत्ता हमें याद रखना चाहिए ये बात कि बिल्डिंगें गिरने या टूटने या फूटने से इजराइल का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जिस तरह से ईरान ने दावा किया है कि उनके पास 400 वार हेड के कहाँ कैसे हैं, उन तक का डाटा है, तो मुझे लगता है कि बंकर बस्टर मिसाइलें, जिस तरह फोर्डो जो एक साइट है ईरान की, उसमें मेरे ख्याल से बंकर बस्टर मिसाइल ये इजराइल के पास भी नहीं है। अमेरिका, ट्रंप जो है शायद इसी के प्लान के लिए अमेरिका वापस भागा है, और वो डायरेक्ट खुद इन्वॉल्व होके बंकर बस्टर मिसाइल बोर्डो इलाके में जो जहां पर संवर्धन किया जाता है यूरेनियम का, वहां खुद मारेगा या फिर वो इजराइल को देगा, ये हमें देखना होगा। और ईरान को कौन बंकर बस्टर मिसाइल एक बड़ी तादाद में देगा, जो कि हर बिल्डिंग के नीचे बने हुए बंकर्स को जब तक ईरान तोड़ना नहीं शुरू करेगा तब तक इजराइल घुटने टेकने वाला नहीं है। और अगर इजराइल के अपने लोगों ने नेतन्याहू सहित घुटने टेकने शुरू कर दिए, तो MI6, CIA और लंदन में या और अमेरिका में बैठी हुई मोसाद कुछ नहीं कर पाएगी, बशर्ते कि क्योंकि उनके पास अगर कोई बेस उन्होंने बनाया है और जिस बेस की घेराबंदी करके एड्रेस बनाया है, उस एड्रेस को खतरनाक जैसे वहां के लोग मानने लगे हैं, जो छोड़कर जा रहे हैं, जो ये मान रहे हैं कि हमारे बच्चों का हमारा यहाँ पर कोई भविष्य नहीं है, युद्ध बंद भी हो जाए तो हमें यहाँ से निकल जाना है, क्योंकि अब यहाँ पर कोई कारोबारी या फिर इंजॉयमेंट का कोई फीचर नहीं बचा है। और सभी लोग धार्मिक अंधे नहीं है, कुछ लोग उनमें से जिंदगी जीना भी चाहते हैं। तो सूरत हाल दोस्तों इस तरह का चल रहा है इस युद्ध का। अभी कई मोड़ आने बाकी हैं, अभी कई पर्दे उठने बाकी हैं, अभी कई बड़े हमले बाकी हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमें थोड़ा सा ये भी इंतजार करना पड़ेगा कि ईरान और किस तरह की नई मिसाइलों को लॉन्च करता है। मगर इन नई मिसाइलों में भी एक बात हमें याद रखनी पड़ेगी, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जब तक ये सिर्फ घरों को तोड़ने वाली या मिलिट्री बेसिस पर हमला करने वाली मिसाइलें ईरान चलाता रहेगा, तब तक इन सारे हमलों को बड़ी आसानी के साथ झेलता रहेगा इजराइल। अभी जो नई, अभी शाम के वक्त जो मिसाइल लॉन्च की है उसमें ईरान ने दावा किया है कि एयरपोर्ट पर हमले किए गए हैं, और एयरपोर्ट पर उनके एयरबेस जो थे जहां से जहाज फ्लाई कर रहे हैं उनको हमने उड़ाया है। उम्मीद है कि बिल्कुल नवातम बेस पर जो है हमला किया गया होगा, बेन गुरियन पर हमला किया गया होगा। मगर यहाँ भी इतने बड़े हमलों की जरूरत है कि जिससे एयरक्राफ्ट जो है वो हैंगर में खड़े 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 रह जाएं, या रनवे इस लायक ही ना बचे कि फ्लाई कर सकें। और फिर जो अमेरिका के डिस्ट्रॉयर आ रहे हैं, अभी मुकाबला बाकी है। हालांकि इसराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 1 से 2 हफ्ते के अंदर हम ईरान को जो है वो धूल चटा देंगे और हम सारी चीजें अपने मिशन को कंप्लीट कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। और इस मिशन में उनके क्या क्या शामिल है ये तो हमको नहीं पता है, मगर इस मिशन में जो भी उन्होंने तय किया है वो 1 से 2 हफ्ते का टाइम अपने पास बता रहे हैं।
ट्रंप जितनी तेजी से अमेरिका पहुंचे और वापस आकर हमला करने या करवाने की बात है, शायद फोर्डो उनका टारगेट होगा। और बंकर बस्टर जो वो मिसाइलें हैं वो डायरेक्ट इस्तेमाल की जा सकती हैं। अमेरिका के डायरेक्ट इस्तेमाल होने के बाद चाइना और रशिया डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व हो जाएं, इसकी संभावना मुझे ना के बराबर नजर आती है। क्योंकि डायरेक्टली तो गाजा के ऊपर भी अमेरिका इन्वॉल्व रहा है, और इससे पहले हुतीस पर हमला करने के लिए कई देशों ने मिलकर बर्बादस्तूर हमले किए हैं। और इससे पहले जरूर रशिया इन्वॉल्व हुआ था जब अमेरिका और ब्रिटेन ने इसके साथ मिलकर ईरान पे हमला किया था, और हमला सफल नहीं हो पाया था। फिर क्या कारण रहा कि इस वक्त F-500 वहां S-500 है कि क्यों नहीं है, S-400 क्यों नहीं है, या कितनी है, या बैटरी ऑपरेट क्यों नहीं हो रही है, या उनको एजेंटों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया है। बहुत सारी बातें अभी इस तरह की हैं जो शायद कुछ दिनों के बाद सामने आएगी, पहले तो हम अंदाजा ही लगा सकते हैं। दोस्तों, अभी तक की रिपोर्ट ये है कि दोनों तरफ से भारी हमले हो रहे हैं, दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं, दोनों तरफ नुकसान हो रहे हैं। तीसरा तरफ तैयार हो रहा है जो G7 छोड़कर भागा था। और चौथी बात यह है कि किसी न किसी बहाने तमाम डाटा एनालाइज के बाद फिर से वो खतरा, सैमसन अटैक यानी कयामत यानी परमाणु युद्ध में दुनिया को धकेलने की जो इच्छा और प्लानिंग जारी है, वो बदस्तूर जारी तारी है। अब किस वक्त किस किस घड़ी कोई बहुत बुरी खबर आ जाए कुछ पता नहीं है। अलबत्ता ये बंकर बस्टर मिसाइल ईरान को कब मिलेंगी और कब चलेंगी, उस वक्त का इंतजार करना होगा। ये हमले हमने बात खत्म करने से पहले आपको एक बार याद दिला दूं कि जब गाजा के अंदर इन्होंने इन्वाइट किया था, और जब गाजा के हमास के लोगों ने बाकायदा इनके टैंक उड़ाए, मरकबा उड़ाए, इनके बस्तर बख्तरबंद गाड़ियां उड़ाई, काफी नुकसान इसराइल का होता था। तो इसी तरह की का जश्न खास तौर से एक तबके में और एक लोगों में दिखाई देता था। मगर धीरे 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 मामला ठंडा होता चला गया। आज भी 46 जो है गाजा निवासियों का कत्ल किया है इसराइल ने। और उन्होंने दो बख्तरबंद गाड़ियां जरूर उड़ाई थी, जिसमें 5 या 6 IDF के जवान मरे होंगे, मगर 46 जो है फलस्तीनियों को मौत की नींद सुला दिया है इसराइल ने। आज भी एक तरफ गाजा में वार जारी है, दूसरी तरफ लेबनान पे भी इक्का दुक्का मिसाइल फेंक दिया जाता है, और तीसरी तरफ ईरान से भी मुट्ठी भर, इतना सा छोटा सा देश, वाकई उसने जो है नाक में पानी पिला रखा है 6-6 करोड़ 8-8 करोड़ के देशों को। हैरत की बात है कि किस तरह, मतलब क्या इसमें हम क्या कह सकते हैं, पर जो है वो तो हो रहा है। तो ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं, मगर आप जानते हैं, सड़कें मैं दिखा चुका हूँ, सड़कों पे वहां कोई नहीं रहता, घरों में बिल्कुल ना के बराबर रहते हैं, जमीन के नीचे रहते हैं। असल में वहां बंकर बस्टर मिसाइल चलना ही एक उपाय है, और कोई नहीं। और उससे उसके बगैर जो नीचे का इसराइल है, जब तक उसको खतरा नहीं होगा, तब तक किसी के हाथ पैर नहीं फूलेंगे। आराम से बिल्डिंगों को गिरना, निर्माण करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, नुकसान। अलबत्ता ईरान के लिए, जो बेसिकली दशकों से पाबंदियां झेल रहा है, लोग क्राइसिस में जी रहे हैं, जहां पर बहुत खुशहाली नहीं बची है, ऐसे में किसी के मकान का छज्जा टूटना भी मायने रखता है। तो दोस्तों, ये अलग बात है कि अंजाम क्या होगा। जो सच है मैंने कह दिया है, आपको जो अच्छा लगे वो कमेंट